नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इंडियन रेलवे ने कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों के बीच अब स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर दिया है, ताकि ट्रेनों में शारीरिक दूरी का पूरा ध्यान रखा जा सके और लोगों को आसानी हो सके। इन 10 स्पेशल ट्रेनों से यूपी और बिहार जाने वाले कई लोगों को फायदा होगा। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में 10 और विशेष ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगेंगी। ट्रेन में भीड़भाड़ ज्यादा ना हो और लोगों को आसानी से सीट मिल सके, इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन सी 10 स्पेशल ट्रेन अप्रैल के महीने में पटरी पर दौड़ेंगी। ट्रेन संख्या 02180 02179 आगरा किला से लखनऊ जंक्शन के लिए चलेगी। आगरा किला लखनऊ सुपरफास्ट इंटरसिटी स्पेशल एक्सप्रेस प्रतिदिन चलेगी। ट्रेन संख्या 06359 06360 एर्नाकुलम जंक्शन से पटना जंक्शन। एर्नाकुलम जंक्शन सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस साप्ताहिक चलेगी। ट्रेन संख्या 09403 09404 अहमदाबाद से सुल्तानपुर के लिए चलेगी। अहमदाबाद सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस साप्ताहिक चलेगी। ट्रेन संख्या 09421 09422 अहमदाबाद से पटना के लिए चलेगी। इसका नाम अहमदाबाद सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस रखा गया है। ये साप्ताहिक चलेगी। ट्रेन संख्या 09409 09410 अहमदाबाद से गोरखपुर के लिए है। इसका नाम अहमदाबाद सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस है। ये सप्ताह में 2 दिन चलेगी। ट्रेन संख्या 02937 02938 गांधीधाम बीजी से हावड़ा जंक्शन के लिए चलेगी। इसका नाम गांधीधाम बीजी सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस है और ये साप्ताहिक चलेगी। ट्रेन संख्या 09579 09580 राजकोट जंक्शन से दिल्ली सराय रोहिल्ला के लिए चलेगी। राजकोट जंक्शन सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस इसका नाम है और ये साप्ताहिक चलेगी। ट्रेन संख्या 09059 09060 सूरत से मुजफ्फरपुर के लिए है। सूरत सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस साप्ताहिक चलेगी। ट्रेन संख्या 09411 09412 अहमदाबाद से लखनऊ चलेगी। अहमदाबाद सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस साप्ताहिक चलेगी। ट्रेन संख्या 09407 09408 अहमदाबाद से वाराणसी जंक्शन के लिए चलेगी। अहमदाबाद सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस साप्ताहिक चलेगी। इस तरह से इन 10 स्पेशल ट्रेनों का रेलवे ने हाल ही में ऐलान किया है, जो अप्रैल के पूरे महीने पटरियों पर दौड़ेंगी। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मई 2021 से शुरू होने जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जहां एक ओर विशेषज्ञों ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चिंता जाहिर की है, तो वहीं दूसरी ओर सीबीएसई ने छात्रों को बड़ी छूट देने का ऐलान किया है। सीबीएसई की ओर से कोरोना पॉजिटिव छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में बड़ी छूट देने का ऐलान किया गया है, क्योंकि देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसी बीच सीबीएसई बोर्ड के छात्र छात्राएं अपनी प्रायोगिक परीक्षाओं में व्यस्त हैं। ऐसे में बोर्ड ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छात्रों को प्रायोगिक परीक्षाओं में राहत देने की घोषणा की है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई 2021 से शुरू होंगी। फिलहाल विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसी बीच बोर्ड ने छात्रों को 1 साल बर्बाद होने से बचाने के लिए अहम निर्णय किया है। बोर्ड की ओर से कोरोना संक्रमित छात्रों को प्रायोगिक परीक्षाओं में पूरी छूट दिए जाने का ऐलान किया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने अभिभावकों की चिंताओं और विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया है कि जो भी विद्यार्थी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के कारण प्रायोगिक परीक्षाओं में भाग लेने से असमर्थ हैं, उन्हें प्रायोगिक परीक्षाओं में बैठने के लिए एक और अवसर दिया जाएगा। संक्रमित पाए गए छात्र छात्राएं अप्रैल 2021 में या फिर लिखित परीक्षाओं के बाद प्रायोगिक परीक्षाएं दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी कोविड-19 की पॉजिटिव जांच रिपोर्ट स्कूल में जमा करवानी होगी। इसके आधार पर ही उन्हें परीक्षा में राहत प्रदान की जाएगी। हरिद्वार में आज से महाकुंभ 2021 का श्री गणेश हो गया है। हर की पौड़ी पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इस अवसर पर श्रद्धालु देश के कोने कोने से गंगा स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ में स्नान करने का अलग ही महत्व होता है और आज से ही हरिद्वार में कुंभ पर्व की शुरुआत हो गई है। हालांकि कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य में इस महाआयोजन को लेकर नियम काफी सख्त किए गए हैं। बिना कोविड-19 रिपोर्ट वालों को स्नान की इजाजत नहीं है। 30 अप्रैल तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं को कोविड-19 की 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। जिन लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन लग चुकी है, अगर वे अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड को जोड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर की चौकसियों पर रैंडम टेस्टिंग का भी आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि अब की बार कोरोना वायरस को देखते हुए सरकारों द्वारा कुंभ को सिर्फ 1 महीने का ही किया गया है, यानी सिर्फ लोग गंगा स्नान 1 महीने तक ही कर सकेंगे। इसके बाद कुंभ खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पे एंटीजन वगैरह कर रहे हैं और जितने बाहर से बंदे आ रहे हैं सबके टेस्टिंग हो रहे हैं। फिलहाल कोई भी यहाँ पे ऐसा पॉजिटिव केस नहीं आया, सब नेगेटिव ही आ रहे हैं। उन्हें यहीं पे रोका जाता है भैया, जो इधर से आते हैं नारसन बॉर्डर से तो उनके नारसन बॉर्डर पे चेकिंग होती है, जो दूसरे बॉर्डरों से आ रहे हैं उनके उधर दूसरी तरफ से काम हो रहा है। 1.5 लाख के इनामी डाकू गौरी यादव, 30,000 का इनामी डाकू भालचंद्र मारा गया, जबकि गैंग के अन्य सदस्य भाग गए। मृत डाकू के पास से एक राइफल और 24 कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। आपको बता दें कि बहेलपुरवा थाना क्षेत्र के माधो बांध के पास डकैत गौरी यादव गैंग की मौजूदगी की सूचना SP अंकित मित्तल को मिली। इसके बाद से बहेलपुरवा थाने की पुलिस टीम और STF की टीम ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की। शाम को डाकू गैंग के सदस्य बांध के पास पहुंचे। गैंग के साथ एक बाइक सवार भी मौजूद था। पुलिस और STF की टीम ने जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयास किया तो डकैतों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग हुई और दोनों ओर से 25 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां चली। इससे पूरा इलाका गूंज उठा। फायरिंग से डाकू गैंग के एक सदस्य को गोली लगी। इसी बीच घायल पड़े डकैत ने फिर पुलिस टीम पर फायरिंग की और सभी बाल बाल बच गए। SP ने बताया कि घायल डकैत सतनाक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भालचंद्र पर सरकार की ओर से 25,000 और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 5,000 रुपए का इनाम था। इसी डकैत ने 2 माह पहले बहेलपुरवा क्षेत्र से 2 वन कर्मियों को रंगदारी के लिए पीटा था। भालचंद्र पर UP और MP में 1 दर्जन धमकी, अपहरण, फिरौती वसूलने, सरकारी काम में बाधा और गैंग तक कारतूस पहुंचाने के मामले दर्ज हैं। थाना बहेलपुरवा में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि माणोबंधा के पास कुछ बदमाश बैठे हैं जो कि पंचायत चुनाव को लेकर उसे बाधित करने के लिए कुछ रणनीति बना रहे हैं। इस सूचना पर जनपद चित्रकूट की SOG टीम और STF द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में वहाँ पर दबिश दी गई और जितने भी वहाँ 3-4 अभियुक्त मौजूद थे उनको आत्मसमर्पण हेतु ललकारा, परंतु उन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस पार्टी द्वारा 8 लेते हुए अपनी रक्षा करते हुए आत्मरक्षार्थ उन अभियुक्तों पर फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त को गोली लग गई। तत्काल उस अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया और शेष अभियुक्तों की तलाश हेतु काउंसलिंग की जा रही है। जिला अस्पताल में जब उसका पहुंचा हो तो डॉक्टरों द्वारा उस अभियुक्त को मृत घोषित कर दिया गया। दौरान तलाशी उसके कब्जे से पहचान पत्र बरामद हुआ जिसमें उसका नाम भालचंद्र यादव पडवनिया सतना MP का रहने के रूप में तस्दीक हुआ है। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में भगतपुरवा अमिलों में छत पर सो रहे दंपति पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस घटना में पति की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं हाथ में चाकू लगने से पत्नी जख्मी हो गई थी, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस का दावा है कि देवर से अवैध संबंध के चलते पत्नी ने ही पति की हत्या कराई है। आपको बता दें कि मृतक का चचेरा भाई और मृतक की पत्नी शामिल है। भगतपुरवा अमिलो निवासी दिनेश राम मंगलवार की रात अपनी पत्नी के साथ छत पर सो रहा था। देर रात 1 बजे अज्ञात बदमाश छत पर चढ़ाए और धारदार हथियार से उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। इसी दौरान पत्नी के हाथ में भी चाकू लगने से घायल हो गई। पुलिस का दावा है कि साजिश के तहत घटना को अंजाम देने के बाद महिला ने शोर मचाया तो परिवार के लोग छत पर पहुंचे। इस बीच हमलावर मौके से भाग चुके थे। पत्नी को घायलावस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और घटना के 12 घंटे के अंदर ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि दिनेश की हत्या उसके चचेरे भाई विपिन ने की है। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी भी शामिल है। पुलिस ने विपिन और मृतक की पत्नी के बीच अवैध संबंधों के चलते हत्या होने का दावा करते हुए हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद कर लिया है, लेकिन विपिन अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के लिए कल दूसरे चरण का मतदान होगा। दोनों राज्यों में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सभी जरूरी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और बढ़ाने के मकसद से दोनों राज्यों में मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड महामारी के मद्देनजर हर मतदान केंद्र पर अधिकतम 1000 मतदाता ही वोट डाल सकते हैं और इसलिए दोनों ही राज्यों में 10-10 हजार से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कोविड संक्रमित या संदिग्ध दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने की व्यवस्था भी है। और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की सीटों के लिए 19 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 191 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। करीब 76 लाख मतदाता इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दूसरे चरण की सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस, वामपंथी दल और उनके सहयोगी भारतीय सेक्युलर मोर्चा संयुक्त मोर्चे के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीएम ने 15, कांग्रेस ने 9, बीएसपी ने 7, सीपीआई ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इनके अलावा 32 निर्दलीय और 44 अन्य भी चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण नंदीग्राम विधानसभा सीट पर इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है ये। यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला उनके पूर्व सहयोगी और बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ मीनाक्षी मुखर्जी को चुनाव मैदान में उतारा है। और असम चुनाव के दूसरे चरण के तहत राज्य में 14 जिलों की 39 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा और इस चरण में 26 महिलाओं सहित कुल 345 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। 73 लाख से अधिक मतदाता इन उम्मीदवारों की राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। इस बार 3 मुख्य गठबंधन चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में असम गण परिषद शामिल है। अन्य गठबंधनों में यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, लिबरल और कांग्रेस के नेतृत्व में महाजोत शामिल है। महाजोत में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और वामपंथी दल शामिल हैं। तीसरे चरण में असम जातीय पार्टी और राइजोर दल शामिल है। दूसरे चरण में बीजेपी ने 34, कांग्रेस ने 28, एजेपी ने 19, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 7, असम जातीय पार्टी ने 6 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि 176 निर्दलीय और अन्य भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के आंकड़े डरा रहे हैं। हर दिन कोरोना संक्रमण के दैनिक मरीजों की संख्या में वृद्धि लगातार दर्ज की जा रही है। आज तो आंकड़ा 62,000 को भी पार कर गया। देश की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 62,258 नए मामले सामने आए हैं और 291 लोगों की जान चली गयी। हालांकि 30,386 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो गए। इससे पहले 16 अक्टूबर 2020 को 62,212 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। वहीं देश में कुल आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल केस की संख्या 1,19,08,910 है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 1,12,95,023 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 1,61,240 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में 4,52,647 सक्रिय मामले हैं। कोरोना वायरस को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के 1 साल बाद भी हालात भयावह है। सक्रिय मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हालत खराब महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में है। यहाँ के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 36,902, पंजाब में 3,122, कर्नाटक में 2,567, छत्तीसगढ़ में 2,665, गुजरात में 2,190 और केरल में 1,825 मामले सामने आए हैं। इधर दिल्ली में 1,534 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। इसे बढ़ती रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र में तो नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, जबकि कोरोना वायरस ने होली के रंग में भी भंग डाल दिया। झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा और हिमाचल प्रदेश में होली को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक रामनवमी, होली, सरहुल और अन्य त्योहारों पर किसी भी सार्वजनिक आयोजन से रोक लगाई गई है। इसी के साथ ही होली, रामनवमी, शब बारात, गुड फ्राइडे जैसे त्योहारों पर भीड़ एकत्रित होने पर भी रोक है। यानी कि साफ है कि राज्य सरकारें इस महामारी को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं।
हैं। वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों पर है। अब तक 5,81,09,773 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रीनगर के नौगाम इलाके के अरीबाग मोहल्ले में रहने वाले भाजपा नेता के घर आतंकियों ने अचानक हमला बोल दिया। इस हमले में पुलिस का जवान शहीद हो गया है। आतंकी हमले को अंजाम देकर वहां से फरार होते समय सुरक्षा कर्मी की राइफल भी उठा ले गए। आतंकवादियों की तलाश के लिए अरीबाग में पुलिस व सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अरीबाग इलाके में रहने वाले भाजपा नेता अनवर खान के घर आतंकवादियों ने अचानक हमला बोल दिया। गोलियां बरसाते हुए आतंकी घर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। घर के बाहर बनी गार्ड पोस्ट में मौजूद पुलिसकर्मी रमीज राजा इस गोलीबारी में घायल हो गए। भाजपा नेता हमले के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। आतंकवादी पुलिसकर्मी को गोली मारने के बाद उसकी राइफल लेकर फरार हो गए। वहीं घायल पुलिसकर्मी को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां जख्मों का ताव न सहते हुए उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि बीते 4 दिनों में ये दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक हमला है। इससे पहले सोमवार को आतंकवादियों ने सोपोर में काउंसलरों पर हमला किया था। तमिलनाडु पहुंचे योगी आदित्यनाथ, स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रामेश्वरम के स्वामी विवेकानंद मेमोरियल का दौरा किया और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि होली के पर्व के बाद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर दूसरे राज्यों में चुनावी रंग जमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री लगातार रैलियां करते नजर आ रहे हैं। आज तमिलनाडु में उनके द्वारा 3 रैलियों को संबोधित करने की भी जानकारी है। अपने सख्त फैसलों और चर्चित चेहरा होने के चलते देश भर में होने वाले लगभग हर चुनाव में योगी की मांग बतौर स्टार प्रचारक जबरदस्त रहती है। इसको देखते हुए ही पार्टी ने उन्हें खास तौर पर बंगाल में लगाया है। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल दौरे के साथ ही तमिलनाडु के धनुषकोडी का भी उन्होंने दौरा किया। केंद्र सरकार ने 24 घंटे के अंदर छोटी और लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस ले लिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि ब्याज दर घटाने का आदेश जो जारी हो गया था वह वापस ले लिया गया है। अब सभी योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो पिछले साल मार्च में तिमाही में थी। बचत खाते में जमा रकम पर सालाना 4% ब्याज मिलेगा। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल से लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का आदेश जारी किया था। सरकार ने लोक भविष्य निधि यानी PPF, NSC, बचत जमा योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र समेत कई योजनाओं पर कटौती का आदेश लागू किया था। इस आदेश को जैसे ही लागू किया गया, विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी थी, जिसके बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत उत्तर प्रदेश ने गुरुवार यानी कि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए क्रय केंद्रों पर पल्स ऑक्सीमीटर रखने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने बुधवार को गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि MSP के अंतर्गत गेहूं की खरीद का कार्य सुचारू ढंग से संचालित किया जाए, जिससे कि किसानों को अपनी उपज बेचने में क्रय केंद्रों पर कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि बिचौलियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो FIR भी दर्ज कराई जाए। 3 दिन के अंदर किसानों को उनकी गेहूं के मूल्य का भुगतान होना चाहिए। घटतौली की शिकायत नहीं आनी चाहिए। वहीं फिरोजाबाद में 52 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जहां किसान अपना गेहूं बेच सकते हैं। इस बार सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपये तय किया है। सरकार द्वारा खरीद की कोई समय सीमा तय नहीं की है, इसलिए 1 अप्रैल से खरीदारी शुरू होगी और 30 जून तक होती रहेगी। काजी विपणन निरीक्षक शुक्रावत, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान नीति के अंतर्गत किसानों का पंजीकरण अनिवार्य तो है ही। शासन की मंशा के अनुसार जो है 100% भुगतान उसके खाते में पहुंचे। इस व्यवस्था बनाने के लिए किसान को अपने आधार कार्ड, अपना बैंक पासबुक और अपना भूमि विवरण जिसे कहते हैं खतौनी दूसरी भाषा में, इन 3 चीज़ की आवश्यकता पंजीकरण करने हेतु पड़ती है। यहाँ संज्ञान में ये लेना चाहूँगा, इसके लिए किसान सेवा जन सेवा केंद्र हैं जहाँ से वो उस चीज़ को कर सकता है। इस बार सरकार ने एक नई व्यवस्था और किसान को सुचारू की है कि वो अपने द्वारा एक
प्रतिनिधि भी नियुक्त कर सकता है किसान बिक्री हेतु गेहूँ बेचने हेतु। तो उसके लिए वो अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसी में पंजीकरण जब कराते हैं तो आधार कार्ड और उसका फ़ोटो वगैरह के सुविधा उसमें दी हुई वो लगा के अधिकृत हो जाएगा। तो अगर फादर बुजुर्ग हैं, बेटा जाना चाहता है तो वो अपने लाएगा और अपना अंगूठा वो लगा के। गवर्नमेंट ने ई-पॉप मशीन के माध्यम से इस बार पर्ची व्यवस्था की है। जब तक वो मशीन सुचारू होंगी तब तक के लिए पुरानी व्यवस्था से हम लोग गेहूँ खरीद करेंगे। किसान को कोई असुविधा ना हो उसके लिए अभी समस्त व्यवस्थाएं हम लोग पूर्ण कर ली गई हैं। मंडियों में गेट पे एंट्री करे किसान, हम उसके स्वागत के लिए बैठे हैं खरीद करने के लिए। समर्थन मूल्य इस साल 1975 रुपये रखा गया गवर्नमेंट की तरफ से। 20 रुपये सफाई छनाई उतराई के मद में, और अगर किसान का गेहूँ गंदा होता है उसे बहन करना होगा, जिसको किसानों पिछले विगत वर्षों से करते चले आ रहे हैं। तो कोई विशेष बात नहीं, सभी किसान भाइयों जी अवगत है इस चीज़ से, और जिसको सरकार द्वारा हमेशा नीति में दिया भी जाता है। कब तक लगे रहेंगे कांटे? 15 जून तक ये कांटे सुचारू रहेंगे हमारे यहाँ। भविष्य में कोई और निर्णय शासन लेता है, सरकार लेती है, तो उसके लिए हम लोग उस तैयार हैं। भुगतान की क्या स्थिति है? भुगतान इस बार PFMS के माध्यम से ही हमेशा किया गया है, जिसमें किसान को पंजीकरण की हम उसको जब ऑनलाइन खरीद पंजीकृत कर देंगे तो शासन द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई, उस पोर्टल के माध्यम से स्वतः ही पेमेंट उसके खाते में पहुंच जाता है। आप किसान को कहीं भी किसी भी केंद्र पे या उस पर जाने पे चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उस पर मैसेज व्यवस्था बनाई गई है, उसको तुरंत उसके मोबाइल में मैसेज आएगा जब खरीद हो जाएगी, उपरांत भुगतान होगा उसकी मैसेज आएगा। और बीच बीच में हमारे जनपदीय स्तर के अधिकारी, मंडलीय स्तर के अधिकारी, प्रांतीय स्तर के अधिकारी क्रॉस टैली के लिए दूरभाष पे उससे वार्ता भी करके अवगत करते मतलब सूचित करते रहेंगे और सूचना प्राप्त करते रहेंगे।